सोचो, अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ये बोले अगर फॉरेन बैंक से पैसा वापस आ जाए तो हर गरीब को 15 से 20 लाख मिल सकते हैं, और देश ताली बजाए, हॉप करे, सपने देखे, और 11 साल बाद ना पैसा आए, ना जवाब मिले, ना कोई जिम्मेदारी ले, तो ये सिर्फ एक फेल्ड प्रॉमिस नहीं होता, ये होता है मास डिसेप्शन। आज की कहानी इस बात की नहीं है कि कौन पार्टी सही है या कौन गलत। आज की कहानी है ब्लैक मनी असल में होता क्या है, उसे वापस लाने के नाम पर क्या क्या किया गया, और कैसे सिस्टम ने उसी ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट, लीगलाइज और नॉर्मलाइज कर दिया। ये वीडियो ड्रामा नहीं है, ये एक पोस्टमार्टम है। अगर सच सुनने का पैसेंस है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ब्लैक मनी असल में होता क्या है, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज को समझो। ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई नेता सूटकेस में कैश भर के भाग रहा है। असल में ब्लैक मनी होता है टैक्स चुरा के कमाया गया पैसा, बेनामी प्रॉपर्टीज, सेल कंपनी के थ्रू घुमा हुआ पैसा, ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल फंडिंग के किकबैक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात 90% ब्लैक मनी कैश में होता ही नहीं है, वो सिस्टम के अंदर रहता है, लीगल और इनलीगल के बीच ग्रे जोन में। इसलिए जब 2014 में कहा गया था ये काला धन वापस आना चाहिए, एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कैश वापस लाके देंगे स्विट्जरलैंड से, तो जो भी इकोनॉमिक्स समझता था वो वही समझ गया था ये नैरेटिव पॉलिटिकल है, टेक्निकल नहीं। 15 लाख नंबर आया कहां से? अब यहाँ ध्यान दो, 15 लाख कोई ऑफिशियल कैलकुलेशन नहीं थी, ना आरबीआई की रिपोर्ट, ना फाइनेंस मिनिस्टर का एस्टीमेट। ये नंबर निकला था पुराने स्पेकुलेटिव स्टडीज से, जो कहती थी इंडियन ब्लैक मनी एब्रोड हो सकता है $500 बिलियन से $1.4 ट्रिलियन के बीच हो सकता है। इसका कोई प्रूफ नहीं था। अब पॉलिटिक्स का रूल समझो, इलेक्शन में एस्टीमेट नहीं बिकता, शॉक वैल्यू बिकती है। इसलिए रिलीज में कहा गया इतना पैसा है कि हर इंडियन को 15 से 20 लाख मिल जाए। यहाँ 3 बातें जानबूझकर छुपाई गईं। ब्लैक मनी का मेजर हिस्सा इंडिया के अंदर है। फॉरेन बैंक में पैसा लेयर्ड फाइनेंशियल एसेट में होता है। इंटरनेशनल लॉ ब्लैंकेट रिकवरी अलाउ नहीं करता, लेकिन ये सब बात बोलते तो क्राउड चुप हो जाता, इसलिए बोला गया सिर्फ हेडलाइन। स्विट्जरलैंड से पैसा क्यों नहीं आया, प्रोसेस समझो। स्विट्जरलैंड कोई मूवी का ट्रेजर वॉल्ट नहीं है, वहाँ पैसा रहता है ट्रस्ट में ऑफशोर कंपनीज के नाम पर, मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन से रूटेड, टैक्स ट्रेटीज के प्रोटेक्शन के साथ। और इंडिया स्विट्जरलैंड से पैसा तभी ला सकता था जब स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम हो, प्रूफ हो कि पैसा इलीगल है, स्विस अथॉरिटी वेरीफाई करे। इस प्रोसेस को कहते हैं DTAA, AEOI, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक लॉजिकल सवाल पूछो, अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी नाम और प्रूफ होता तो सिट बनाने की कोई जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए 2014 से 2023 के बीच जो पैसा आया वो आया वॉलंटियर डिस्क्लोजर से, टैक्स सेटलमेंट स्कीम से। टोटल अमाउंट 13,000 करोड़, 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए इसका मतलब 92 रुपए पर पर्सन। ये फेल्यूर नहीं था, ये एक्सपेक्टेड आउटकम था। अब समझो नोटबंदी का सबसे बड़ा फ्लो। गवर्नमेंट ने एज्यूम किया ब्लैक मनी इक्वल टू कैश, रियल्टी, ब्लैक मनी रियल एस्टेट में, गोल्ड में, शेयर्स में, बेनामी एसेट में। कैश सिर्फ छोटा सा हिस्सा होता है। फिर भी 8 नवंबर 2016 को 86% करेंसी बैन कर दी गई। मैकेनिज्म देखो, हॉनेस्ट लोग लाइन में खड़े, डिसऑनेस्ट लोग जुगाड़ में लगे। डिसऑनेस्ट का जुगाड़, जनधन अकाउंट्स, बैकडेटेड अकाउंटिंग, गोल्ड खरीदना, कमीशन पर कैश बाइट करना। आरबीआई का डाटा 99.3% नोट्स वापस आ गए, मतलब ब्लैक मनी होल्डर्स बच गए। इकोनॉमी को शॉक लगा, इनफॉर्मल सेक्टर टूट गया। नोटबंदी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, वो एक पॉलिटिकल गैम्बल था। जीएसटी आया, लेकिन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि फ्रॉड इजी हो गया। जीएसटी का आइडिया स्ट्रॉन्ग था, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में थी। जीएसटी का कोर कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। फ्रॉड का प्रोसेस समझो, फेक कंपनी बनाओ, फेक इनवॉइस जनरेट करो, ITC क्लेम करो, कंपनी बंद, पैसा गायब। इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे एक चीज समझो, स्मॉल ट्रेडर्स टेक्नोलॉजी से स्ट्रगल,
कॉम्प्लियंस का प्रेशर, कैश फ्लो डेड, बिग प्लेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑटोमेशन, सेल नेटवर्क। CAG रिपोर्ट 2017 से 2022 के बीच 45,000 करोड़ GST फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, इसलिए फ्रॉड आसानी से हो गया। अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो कि करप्शन का इंजन था। अब ध्यान से सुनना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स करप्शन इसलिए नहीं थे क्योंकि पैसा दिया गया, करप्शन इसलिए था क्योंकि पैसा छुपाया गया। पहले डोनेशंस डिस्क्लोज्ड, कारपोरेट लिमिट्स, पब्लिक स्क्रूटनी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद एनोनिमिटी, अनलिमिटेड फंडिंग, पब्लिक ब्लाइंड और गवर्नमेंट को सब पता था। सोचो, एक कंपनी ED केस में है, वो बॉन्ड खरीदती है, कंपनी जानती है, गवर्नमेंट जानती है, लेकिन पब्लिक नहीं जानती। इसको बोलते हैं लीगल ब्राइबरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। अब यहाँ पर समझो पावरफुल लोग बचते क्यों हैं। अब जरा यहाँ पे एक सिस्टम डिजाइन को समझो। बड़े लोग इसलिए नहीं बचते क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा होता है, वो बचते हैं डिले। सबसे पहले इंडिया का सिस्टम बहुत डिले है, केस 10 से 15 साल चलता है। दूसरा डाइल्यूशन, एविडेंस वीक हो जाता है और बहुत सारे एविडेंस खत्म कर दिए जाते हैं। तीसरा मीडिया साइलेंस, कवरेज होता ही नहीं है। चौथा एजेंसी कंट्रोल, सेलेक्टिव एक्शन होता है। पांचवा पब्लिक मेमोरी लॉस, लोग भूल जाते हैं। और ब्लैक मनी सरवाइव करता है क्योंकि वो सिस्टम का फ्यूल है। अब सुनो फाइनल ट्रुथ को, 15 लाख क्यों कभी नहीं आने वाले थे? क्योंकि ब्लैक मनी कैश में नहीं था, स्विट्जरलैंड मैजिक की नहीं था, पॉलिटिकल बिल ऑप्टिक्स तक थी, सिस्टम खुद बेनिफिशियल था, इसलिए 15 लाख नहीं आया, 1 लाख भी नहीं आया। रुपए 92 भी एक्सीडेंटल थी। और दोस्तों, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो उस सिस्टम के खिलाफ है जो हर 5 साल में नया सपना बेच देते हैं। सवाल पूछना एंटी नेशन नहीं होता है, सवाल पूछना डेमोक्रेसी होता है। मैं मिलूंगा फिर एक और असली कहानी के साथ जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।